यहाँ जो 27 जुलाई को आ रहे हैं, निश्चित रूप से जिस वोट की भूख को लेकर के राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए आ रहे हैं, निश्चित रूप से उसका करारा जवाब न केवल किसान और नौजवान देगा, बल्कि राजस्थान की जनता निश्चित रूप से उनको जवाब देने का काम करेगी। इनके अंदर चला जाएगा तो पाक साफ हो जाएगा। मतलब कैसी एक गंगा है कि जिसमें डुबकी लगा दिया तो सब गुनाह माफ़ है। मतलब जनतंत्र में जनता ने जनादेश दिया, किसी कारण से दिया हो, झूठे वायदों से दिया हो, किसी भी तरह से दिया हो, लेकिन जनादेश दिया है, उसको किस तरह से पदों के लालच, पैसे का लालच दे करके उस जनतंत्र की हत्या करने का काम ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब 8,500 रुपया अकेले बाजरे में, बाकी मूंग मूंगफली और की बात छोड़िए। और प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे, जब कहा था कि देश 2 साल बाद में सोचता है, वो शेखावाटी 2 साल पहले सोचती है, और उसका हिसाब चूकता 2024 में पूरा कर देंगे। अभी खरनाल जा रहे थे, खरनाल की बजाय सीकर आ रहे हैं। अजमेर में देखा नहीं, पूरी कुर्सियां खाली थी। और फिर ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं आ पाएगा इस तरह का काम करने वाला। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीकर में आने वाली 27 जुलाई को सभा होनी है। किसानों का भी एक कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन इसी बीच बहुत सारी बातें पुरानी निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से किसान आंदोलन के समय 3 ऐसे कानून लाए गए जिनकी वजह से आंदोलन करना पड़ा। 700 किसानों की उसमें मृत्यु भी हो गई थी। इस वजह से ये सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने के लिए, इनके जवाबों को, और साथ ही सीकर के चुनावों को लेकर किस तरीके से ये रणनीति करी जा रही है या आने वाले समय में क्या माहौल होगा, और 9 साल का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक रहा है, उसको लेकर विचारों को जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धोद और दातारामगढ़ से पूर्व विधायक तथा अखिल भारतीय किसान सभा के पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड अमराराम जी। अमराराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दिनेश जी, आप और सीकर संदेश को कि जनता की आवाज़ आप आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 27 जुलाई को सीकर में जी। किसानों का कार्यक्रम भी रखा गया है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 9 साल का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री का रहा है, उसे लेकर आपके क्या विचार हैं? किस तरीके से देखते हैं आप इस 9 साल के कार्यकाल को कि इसमें क्या अच्छे काम हुए हैं, कहाँ कमियां रही हैं? ऐसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में उनको भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, और भारतीय जनता पार्टी और खुद ने देश की जनता से जो भी वायदे किए, एक भी वायदे में एक कदम भी आगे नहीं चले। उन्होंने सबसे बड़ा वायदा किया था कि इस देश के भ्रष्ट नेता, अफसर और कंपनियों ने इस देश की जनता को लूट करके स्विस बैंक में 80 लाख करोड़ रुपया जमा है। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो 100 दिन में पाई ले आऊँगा और हर देशवासी के खाते में 15 लाख पहुँच जाएंगे। देश में जो सबसे बड़ी बेरोजगारी है, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो हर साल 2 करोड़ लोगों को काम और नौकरी दूंगा। किसान को स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार लाभकारी भाव दूंगा, स्वच्छ प्रशासन दूंगा। आप देखेंगे कि 9 साल पूरे कर लिए, अगर 18 करोड़ को काम देते तो मैं समझता हूँ देश में 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी नहीं होती। 2 करोड़ का वायदा निभाने की बजाय उन्होंने नौकरियां छीनने का काम किया है। चाहे वो जीएसटी हो, अनप्रिपेयर्ड लॉकडाउन, 4 घंटे में लॉकडाउन हो, और हर कदम से उनको नौकरियां छीनने का काम किया है। जो आज भी कई लाख पद जो सरकारी स्वीकृत हैं केंद्र सरकार के डिपार्टमेंटों में, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में, उनको आज तक नहीं भरा जा रहा है। दूसरा, निश्चित रूप से किसान को भाव देने की बजाय किसान के खिलाफ प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए, जो इस देश की संसद ने 2013 में भूमि अधिग्रहण रिहेबिलिटेशन देश की
जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां संसद में थी, सर्वसम्मति से एक कानून बनाया गया था कि अगर भूमि किसी विकास डेवलपमेंट के ली भी जाती है तो बाजार कीमत से 4 गुनी कीमत और पूरी ज़मीन जाती है तो उसके एवज में ज़मीन भी दी जाएगी और मुआवजा भी दिया जाएगा, रिहेबिलिटेशन भी होगा और विकास भी होगा। लेकिन उस कानून को धत बताते हुए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए, जिसमें साफ प्रावधान था कि देसी विदेशी कोई भी कंपनी देश के किसी भी कोने में जिस ज़मीन की ओर अंगुली कर देगी, 15 दिन में कलेक्टर किसानों को बेदखल करके कंपनी को कब्जा दिला देगा। निश्चित रूप से देश के तमाम किसान संगठन मिलकर लड़े और उस समय राज्यसभा में भी जोड़ तोड़ करके भी बहुमत नहीं था, 3 दफ़े लेके आए और वो निरस्त हुआ। लेकिन कोरोना के वक्त बिगर किसी डिस्कशन के, क्योंकि ये आने के बाद पहले भी कांग्रेस सार्वजनिक संस्थानों को बेच रही थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के तहत, लेकिन इन्होंने आने के बाद और तेज़ी के साथ हर चीज़, बैंक, बीमा, रेल, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सब कुछ उन कंपनियों के हवाले, और न केवल उनके हवाले बल्कि पेंशन फंड है, एसबीआई का फंड है और एलआईसी का फंड है, गौतम अडानी को देने का काम किया। और उसी का नतीजा है कि 9 साल में न केवल, जिसको कोई जानता नहीं था 2014 में, आज वो न केवल देश का बल्कि दुनिया के अमीरों में 3 में उनकी गिनती होती है। तो कहने का मतलब एक भी वो कानून लेके आए जो इस देश के किसान के खिलाफ थे, और न केवल किसान के खिलाफ थे बल्कि रोटी जैसी चीज़ जो खेत में पैदा होती है, जिससे 140 करोड़ लोग खा के जिंदा रहते हैं, उसको भी अंबानी, अडानी जैसी कंपनियों को लूटने के लिए 3 कानून लेके आए। और गनीमत है कि पूरे देश के तमाम 500 से ज़्यादा किसान संगठन, जिनके झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन सब ने मिलकर के लड़े। तो यही भारतीय जनता पार्टी और इनके मंत्री, संतरी, सांसद सब क्या कह रहे थे, ये किसान है ही नहीं, ये माओवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तान और चीन के समर्थन से आंदोलन चला रहे हैं। और न केवल बदनाम करने की कोशिशें की गई, साजिश करने की कोशिश की गई। और आखिर में तो आप देखेंगे कि जो गृह राज्य मंत्री टेनी है, उसने चैलेंज दिया और उसके पुत्र और गुंडे, एक लोग जो वहाँ उत्तर प्रदेश में थे, उनको गाड़ी से कुचल के 4 किसान और एक पत्रकार को जान से हाथ धोना पड़ा। और पूरे 13 महीने के आंदोलन में निश्चित रूप से 715 लोगों ने जान गंवाई है। अभी प्रधानमंत्री जी को वोट की आवश्यकता है, इसलिए बड़े किसान, वो जो आतंकवादी थे, जो माओवादी थे, वो अभी किसान नज़र आ रहे हैं। कह रहे थे, इन्हीं के नेता और मंत्री कह रहे थे बाड़े के टट्टू हैं, अब उनको किसान नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये इस देश के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी, इससे ज़्यादा किसान विरोधी और देश विरोधी नहीं हो सकती। आप देखेंगे कि देश की सेना के साथ न केवल निजीकरण सार्वजनिक संस्थाओं का किया है, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ जो इस देश की मेहनतकश का बेटा बेटी फौज में जाते थे, उनको भी अब अग्निवीर बनाने का काम किया है। आप अंदाज़ा कीजिए, 18 साल का जवान या बेटी आज फौज में बहुत से सेना के पदों में, अर्धसैनिक बलों में वो हैं, लेकिन सेना में अग्निवीर बनाने का काम किया। 18 साल की उम्र में अनमैरिड बच्चा भर्ती होगा, 2 साल ट्रेनिंग लेगा, 2 साल नौकरी करने के बाद 4 साल बाद में घर आ जाएगा। न वो एक्स आर्मी मैन होगा, न पेंशन होगी। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ नौजवानों के साथ, इस देश के साथ, इससे ज़्यादा, और जहाँ तक डबल इंजन की सरकार, महिलाओं का नारा तो ये देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और आप देख रहे हैं कि अभी देश के एक राज्य में, मणिपुर में, पिछले करीब 2 महीने से पूरा जल रहा है। सैकड़ों लोगों ने जान कुर्बान कर दी, हज़ारों के लोग आज भी उसमें हैं, और उन महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, जबकि डबल इंजन की वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में सरकार है। प्रधानमंत्री जी 80 दिन में जबान तक नहीं खोलते, नारा ये देते हैं। और न केवल उनके साथ है, बल्कि जो महिला पहलवान जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया,
गोल्ड मेडल लेके आए, दुनिया में झंडा फहराया, उनके साथ उनके भारतीय जनता पार्टी के कुश्ती संघ का अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसको बचाने के लिए, न केवल उनको बचाने के लिए आज तक पूरी जी जान लगा रखी है। हरियाणा का जो खेल मंत्री है, उसी कोच के साथ दुराचरण करने का एफआईआर दर्ज है। उसको मंत्रालय से तो हटा दिया, लेकिन मंत्री से नहीं हटाया, न टेन्नी को गृह राज्य मंत्री से हटाया। और वो किस मुंह से शेखावाटी, जो सबसे ज़्यादा देश के सैनिक और शहादत देने वाले हैं, उन किसानों को ये कह के कि 1.5 साल में किसान भूल गया होगा। इस शेखावाटी का और राजस्थान का किसान जो अपने बेटों की शहादत दे करके देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, मैं समझता हूँ मोदी जी भूल जाए। सब तरह से क्रैश करने का काम किया है, महंगाई से बेहद लूट। मतलब जो एलपीजी का सिलेंडर 400 रुपये में आता था, वो आज 1150 में। 50 रुपये जो महंगाई कम करने की बात करते थे, बड़े नारे देते थे, बहुत लूटा पेट्रोल डीजल में। अब मोदी सरकार 50 रुपये वाला डीजल 100 है, 60 रुपये वाला पेट्रोल 108 है। और सबसे ज़्यादा लूटने का काम जो नरेंद्र मोदी ने किया है, आप देखिए, जब ये देश के प्रधानमंत्री बने तो सेंट्रल एक्साइज 3 रुपया पर लीटर पेट्रोल डीजल पर थी और आज 30 है। एक तरफ आम जनता पे 3 से 30 कर दिया, और जो कॉरपोरेट पे 35% जो कॉरपोरेट टैक्स था, उसको 15% घटा करके 20% कर दिया। टैक्स लगना चाहिए, लेकिन उन पे लगना चाहिए जो सबसे ज़्यादा है। और आज आप देखेंगे कि अमीर और गरीब के बीच की खाई है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है, और उसको और गहरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए इस बात को भूल जाए कि शेखावाटी का वो किसान है जिन्होंने आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों और राजशाही से लड़े, और इस 75 साल की आज़ादी में भी चाहे कोई सरकार रही है, उसने जन विरोधी जो भी निर्णय लिया है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ संघर्ष किया है। और यहाँ जो 27 जुलाई को आ रहे हैं, निश्चित रूप से जिस वोट की भूख को लेकर के राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए आ रहे हैं, निश्चित रूप से उसका करारा जवाब न केवल किसान और नौजवान देगा, बल्कि राजस्थान की जनता निश्चित रूप से उनको जवाब देने का काम करेगी। सिर्फ आम आदमी नहीं, बल्कि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं या चाहे जर्नलिस्ट हों, वो सब इस बात को लेकर चिंता करते हैं कि मणिपुर में इतनी भयावह घटना हुई है, पूरी दुनिया भर में थू-थू हुई है इस घटना को लेकर। बड़े बड़े जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा है इसके बारे में, और पूरे दुनिया भर में ये देश के लिए एक शर्म की बात रही। इसके बावजूद भी कल यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आए, और उनसे जब पत्रकारों ने 4 बार ये सवाल किया कि मणिपुर पर आप क्यों नहीं बोलते या मणिपुर पर ये घटना हुई, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि राजस्थान की आप बात करो, खाजूवाला की बात करो, जोधपुर की बात करो। जबकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, केंद्र में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं, गृह मंत्री हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि यहाँ आकर भी प्रधानमंत्री इस मुद्दे से राजस्थान की सरकार को कोसते हुए ध्यान भटका पाएंगे इससे? निश्चित रूप से कहीं भी महिलाओं का अगर दुराचरण होता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है, लेकिन जिस तरह की मणिपुर की घटना है, और वो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बांटो लूटो राज करो। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए, 80 दिन से इसी जो आपस में जो लड़ाने की, एक दूसरे से दुश्मनी पैदा करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का एक नमूना है। वो गुजरात में यही नरेंद्र मोदी जी ने किया, अभी मणिपुर में ये कर रहे हैं। और इस तरह से राजस्थान में कहीं भी महिलाओं को इस तरह से नग्न करके जिस तरह से किया गया है, मैं समझता हूँ पूरे दुनिया में। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, मैं समझता हूँ आरएसएस जो एससी एसटी और महिला को जिस तरह से पैर की जूती समझते हैं, मैं समझता हूँ वो पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। न केवल राष्ट्रीय महामंत्री, बल्कि देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को संवेदनशील कहते हैं, इससे ज़्यादा असंवेदनशीलता क्या होगी। अभी भी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है। जब गृह मंत्री वहाँ गए तो मुख्यमंत्री ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। इससे ज़्यादा और आप अंदाज़ा कीजिए। इसलिए निश्चित रूप से ये तो प्रकाष्ठा है,
मैं समझता हूँ राजस्थान की सरकार के कारनामे क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने ये तो नहीं कहा कि ये किसान ही नहीं है, ये किराए के टट्टू हैं, ये पाकिस्तान से हैं। और साजिशें किस तरह से 15 अगस्त को जिस तरह से साजिशाना तरीके से पूरे देश के किसान को भी हिंदू और सिख में लड़ाने की साजिश की गई, मैं समझता हूँ उसका मुंह तोड़ जवाब पूरी देश की जनता ने दिया। और आखिर में झक मार के पूरे देश के किसानों से माफ़ी मांगकर 3 काले कानून वापस लेने पड़े और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पे रोक लगा दी थी। लेकिन आज फिर वोट की भूख है, उसको ठीक करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री ने ये भी कहा कि मणिपुर से ज़्यादा हालत ख़राब राजस्थान की है। आप भी राजस्थान में रहते हैं, मैं भी राजस्थान में रहता हूँ। आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या हम जहाँ रहते हैं वो मणिपुर से ज़्यादा भयावह है? नहीं, मणिपुर से नहीं है। और एक मणिपुर ही नहीं है, मणिपुर हो, महिला खिलाड़ी हो, उनका मंत्री हरियाणा हो, ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है। और चाहे वो दलित महिला के साथ एमएलए इनका भारतीय जनता पार्टी का, जिसको बाद में सजा हुई, खूब बचाने का काम किया। आज भी टेनी से लेकर के वो क्या नाम इसका कुश्ती संघ का अध्यक्ष है ब्रिजभूषण सिंह है, जिस तरह से बचाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के मंत्री को नहीं हटा रहे, टेनी को नहीं हटा रहे। मतलब किसान और आम महिला के साथ मैं समझता हूँ किसी सरकार ने ये तो नहीं कहा होगा जिस तरह से इन्होंने मतलब किसान को प्रताड़ित करने का, बदनाम करने की हर कोशिश की और किसान और पत्रकारों को कुचलने। और आज तो जिस तरह से जो कोई उनके खिलाफ बोलेगा, चाहे पत्रकार बोले चाहे नेता बोले, उनके ईडी और सीबीआई हो जाएगी और दूसरे दिन इनके अंदर चला जाएगा तो पाक साफ हो जाएगा। मतलब कैसी एक गंगा है कि जिसमें डुबकी लगा दिया तो सब गुनाह माफ़ है, चाहे वो महिलाओं के साथ दुराचरण करे चाहे देश की जनता के साथ करे। तो निश्चित रूप से ये तो चरित्र है। और ये जिस आरएसएस के भरोसे देश की बांटो लूटो राज करो की नीति पे है, उनमें निश्चित रूप से महिला को वो बराबर का नागरिक मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जिस संगठन के आधार पे जिस नारे के साथ वो आए हैं, मैं समझता हूँ उसमें आज भी महिला की वही दुर्गति है। केवल महिला बच्चा पैदा करने और बच्चों की परवरिश करने के अलावा, जबकि आज वो चांद पे जा रही है, आज वो मिलिट्री में भी खड़ी होकर बंदूक लेकर के फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। महिलाएं कहीं पुरुषों से कम नहीं हैं, लेकिन नारे तो वो देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और काम उससे उल्टा करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार जो कहती है आप मान लीजिए उसके उल्टा करने वाली है। ये अभी भी शायद कई लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए और देश के लिए ये सब चीज़ें जो आज हो रही है, इनके दूरगामी परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं? मतलब संविधान और डेमोक्रेसी बची ही नहीं है। आप देखिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मतलब जनतंत्र में जनता ने जनादेश दिया, किसी कारण से दिया हो, झूठे वायदों से दिया हो, किसी भी तरह से दिया हो, लेकिन जनादेश दिया है। उसको किस तरह से पदों के लालच, पैसे का लालच दे करके उस जनतंत्र की हत्या करने का काम ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आने वाला समय इसी तरह से जनता निश्चित रूप से देश की जनता बहुत धैर्यवान है। 19 महीने इंदिरा गांधी के वक्त पूरे संविधान जनतंत्र सबकी हत्या कर दी गई थी। न केवल विरोधियों को बल्कि उसकी पार्टी में भी जिन्होंने जनतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई उनको भी जेल में डाल दिया था। लेकिन उसका नतीजा 19 महीने बाद में पूरे देश की जनता ने उनको हिसाब चुकता किया है। तो आज नरेंद्र मोदी उससे भी आगे बढ़कर, मैं समझता हूँ ईडी सीबीआई का वो भी दुरुपयोग करते थे, लेकिन जिस तरह से चुने हुए प्रतिनिधि को जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के एमएलएज को जिस तरह से राजस्थान में भेड़ और बकरियां को खरीदता है व्यापारी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है कोई जीत जाए सरकार तो हम बनाएंगे। बोले ये जनतंत्र का इससे ज़्यादा क्या हत्या होगी। अभी हम एक बार फिर से किसानों की बात करते हैं। जब भी किसानों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि एमएसपी का कानून बना दिया, एमएसपी दी जा रही है और साथ ही किसानों को जो
सम्मान निधि दी जा रही है, उसकी एक किस्त भी 27 जुलाई को जारी होगी। इससे किसानों की स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, उनका ऐसा कहना है। आप किसानों के बीच रहते हैं, आप क्या मानते हैं? अभी लगातार इस बात का रिकॉर्ड देश की गृह मंत्रालय का कहता है कि नरेंद्र मोदी की 9 साल के शासन में किसानों की इन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों से जो किसान कर्जदार होकर आत्महत्या कर रहे थे, वो न केवल किसानों में बढ़ी है, बल्कि खेत में मजदूरी करने वाले खेत मजदूरों की आत्महत्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। ये इसका प्रमाण है। मतलब एमएसपी की कहाँ बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एमएसपी 2250 रुपया बाजरे की थी, अभी 2500 है। एक कुंटल भी उन भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें, 25 में से 25 एमपी उनके पास हैं। दूसरी बार सरकार है, एक भी किलो खरीदा हो और एमएसपी स्वामीनाथन के अनुसार किसी में नहीं है, जो जिनकी घोषित है। स्वामीनाथन ने कहा कि जो भी किसान पैदा करता है उसमें किसान को भी भाव मिले और आम जनता को भी लूटना नहीं, लूटीजे नहीं। आप देख रहे हैं ना अभी क्या हालत है, अभी टमाटर की, क्या अदरक की है, 400 रुपये किलो। न जिसने टमाटर पैदा किया उसको भाव मिला है और न खरीद के खाने वाले को सस्ता मिला है। जबकि यही केरल की सरकार है जो केरल में पैदा होने वाली सब्जियों की एमएसपी घोषित की है। किसान को भी भाव देगी और आम आदमी को भी नहीं लूटने देगी, किसान से खरीदेगी और आम जनता को सस्ते में वापस बेचेगी। तो न एमएसपी पे है, किसी में भी किसान के तो सबसे बड़े दुश्मन है। आप बताइए, जिस किसान का 2250 रुपया बाजरे के 1 कुंटल का मिलना, 10 कुंटल भी अगर हुआ है तो 1400 में बेचना पड़ा है। 1400 का मतलब है 600 और 850 रुपया, मतलब 8500 रुपया अकेले बाजरे में। बाकी मूंग, मूंगफली और की बात छोड़िए, मतलब आप 6000 रुपये दे करके और दूसरी जेब से उसके हक्का जिनकी घोषित है उनकी बात कर रहा हूँ, 8500 की जेब काट रहे हो, मतलब 2500 की ज़्यादा जेब काट रहे हो। और एक जगह नहीं है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में जो काट रही है सरकार, किस सम्मान की बात कर रहे हैं। सम्मान तो आपने दिया है ना किसान आंदोलन में। ये पाकिस्तानी हैं, ये चाइनीज़ हैं, ये आतंकवादी हैं, ये माओवादी हैं, क्या क्या शब्दों से नहीं नवाजा है। ये किराए के टट्टू हैं, ये किसान हैं ही नहीं। मतलब आपने तो आखिर में मारा है कुचल के। और वो गृह मंत्री टिन्नी, गृह राज्य मंत्री, आज भी उसी में बैठा हुआ है। उसके बेटे को गिरफ्तार किया, इन्होंने जमानत दे दी। किसान संयुक्त मोर्चा सुप्रीम कोर्ट गया, वापस जेल में डलवाया। और वो तो केवल बाबाओं की है। राम रहीम को कितने 8 दफ़े पैरोल दे दी। किस बात के लिए? वो परिवार है जिसने हत्याएं की, मासूम जो धर्मांधता से उनके पास गई, उन बच्चियों के साथ उन्होंने दुराचरण किया, उसको 8 दफ़े। मतलब किस तरह से वोटों के लालची हैं। मैं समझता हूँ किसान की तो बात छोड़िए, इस देश के भी इससे बड़ा देश विरोधी प्रधानमंत्री नहीं आया। किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, मतलब कौन सी जगह छोटी है। महंगाई, बेरोजगारी, आपका अग्निवीर, सब हर कोने से। तो आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद में जाहिर है कि ये आने वाले चुनावों को ध्यान में भी रख के किया जा रहा है। तो ऐसे में आगामी जो चुनाव है उनमें यहाँ इस क्षेत्र के जो किसान हैं या युवा हैं जो बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम चुनाव? बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं। और ये शेखावटी तो वो है जो अंग्रेज़ों से लड़ी है, जो राजाओं से लड़ी है और उनसे अपना खून दे करके आज़ादी दे। उद्दन कांड हो, खूड़ी कांड हो या दूसरे डाबड़ा हो, हमेशा अपना खून दे करके देश की आज़ादी लेने का काम किया है। सीमाओं पे सबसे ज़्यादा ये शेखावटी है जिस पे वो आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे, जब कहा था कि देश 2 साल बाद में सोचता है, वो शेखावटी 2 साल पहले सोचती है और उसका हिसाब चूकता 2024 में पूरा कर देंगे। क्योंकि हर त्रस्त है। आज आप देखिए दिल्ली में जो सरकार है जनतंत्र से चुनी हुई है,
वो अपने अधिकारी का ट्रांसफर नहीं करे, वो मोदी जी और अमित शाह करेंगे। मतलब जनतंत्र काम बचा कहाँ है? एक व्यक्ति ने कोई बयान दे दिया, राहुल गांधी की सदस्यता 3 दिन में समाप्त कर दी। इतना भी इंतजार नहीं किया कि ऊपर वाले कोर्ट में वो जाएंगे। और कहा क्या, उन चोरों के बारे में कहा, नीरव मोदी, दूसरे बिल्कुल, मोदी। वो ये समझ कोई आ गया। बुरी बात है? छोड़ के गए वो अपने क्रिकेट का क्या था इसका मोदी, वो ललित मोदी, नीरव मोदी, और जितने देश छोड़ के भागे हैं उनमें एक दो को छोड़ कर सब गुजराती हैं। तो गुजराती में वो भी आते हैं और वो भी आते हैं। तो पहले आप देश को लुटवाओ, फिर भगोड़े करो। और कोई सच कह दे तो उसकी सदस्यता समाप्त है, उसके जनतांत्रिक अधिकार समाप्त है। और उससे भी आगे कलबुर्गी, दूसरे बहुत जो थिंकर थे उनको इन्होंने हत्याएं की है। ये तो सबसे बड़े हत्यारे हैं। गुजरात में हज़ारों लोगों की कत्लेआम करके वहाँ गद्दी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हर जगह देश में खून की नदियाँ बहा करके उस खून पे चढ़ करके ही यहाँ तक आए हैं। मैं समझता हूँ इस देश की जनता सहनशील बहुत है, लेकिन ऐसे दुष्कर्मों का निश्चित रूप से जवाब देगा। पहले भी महाभारत हुआ है, एक महिला की इज्जत को लेकर के महाभारत हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से मोदी जी भूल जाए कि किसान भूल गया है, वो शेखावाटी का किसान है। निश्चित रूप से उनको ब्याज सहित चुकाने का काम करेगा और फिर ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं आ पाएगा इस तरह का काम करने वाला। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि लाखों की भीड़ जुटेगी सीकर में, आप क्या कहते हैं? वो तो पता लग जाएगा। अभी इसी राजस्थान में अजमेर में आए थे, हर एक महीने में दौरा करते हैं। कभी वो दौसा आते हैं, कभी वो उदयपुर आते हैं, वो उसमें देवनारायण के आते हैं, कभी वो पुष्कर्मा आते हैं, फिर वो अभी खरनाल जा रहे थे, खरनाल की बजाय सीकर आ रहे हैं। तो हर अजमेर में देखा नहीं, पूरी कुर्सियां खाली थी। अभी स्टेडियम की बात कर रहे थे 3 लाख, जहाँ वो टेंट लगाया है, मैं तो आज सुबह ही मैंने देखा वो 3 लाख कहाँ बैठाएंगे, ऊपर ऐसे बैठाएंगे वो उतनी जगह ही नहीं है। हाँ, वो सब सामने आ जाएगा। जी, अमराराम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद। इस इंटरव्यू के बाद में आपके भी कोई सवाल हो या कुछ सुझाव हाँ। हो तो आप दे सकते हैं। अमराराम जी से अगर आप बात करना चाहें तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में हो उनके भी जवाब अमराराम जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़रूर देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आने वाले इस 27 जुलाई की जो प्रधानमंत्री की यात्रा है सीकर की, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।